नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवक्ता सीताराम गुजर, सब्जेक्ट जूलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। अब ये जो टीनिया सोलियम है ये आपके बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है, यूनिट 3 में। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो टीनिया सोलियम है वो क्या है। टीनिया सोलियम हमारे जंतु विज्ञान के संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम है, उसका सदस्य है। यानी कि इस संघ में अधिकतर वे जंतु रखे जाते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। उन जंतुओं को इसमें रखा जाता है। अब हम टीनिया सोलियम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टीनिया सोलियम है उसे सामान्यतः फीता कर्मी या इसको टैप वर्म के नाम से जाना जाता है। टीनिया सोलियम का दूसरा नाम भी है एक, उसका नाम है पॉर्क वर्म। यानी कि इसको कहा जाता है सुअर मांस का कृमि, सुअर मांस का कृमि या सुअर मांस का फीता कृमि, इस नाम से इसको जाना जाता है। टेपवर्म जो है अधिकतर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी मध्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देश है उनमें ये पाया जाता है। यह परजीवी होता है, यानी कि अपना जो जीवन है वो दूसरों पर व्यतीत करता है। और परजीवी में भी अगर हम बात करते हैं तो ये डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक यानी कि क्या है, द्विव पर पोषी होता है। यानी कि अपना जीवन चक्र है वह 2 परपोषियों में पूरा करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन मनुष्य होता है और सेकेंडरी होस्ट यानी कि द्वितीयक जो परजीवी होता है वो पिग यानी कि सुअर होता है। और बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि जो टीनिया सोलियम है उससे टीनियासिस डिजीज होती है। टीनियासिस एक डिजीज तो ये होती है और दूसरी का नाम है सिस्टिस सर्कोसिस। इसका सिस्टी सर्कोसिस, ये 2 डिजीज इससे होती है। ये सिस्टिस सर्कस एक लार्वा भी है, उसी के आधार पर इस डिजीज का नाम भी है। अब ये जो ह्यूमन है, मनुष्य के अंदर ये आंत्र का परजीवी होता है। आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन का परजीवी। इंटेस्टाइन में भी कहाँ रहता है, ये रहता है जेजुनम, जो गृहिणी भाग होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। गृहिणी भाग में आंत्र का जो भाग है उसमें पाया जाता है, गृहिणी भाग में जेजुनम में ये पाया जाता है। और टीनिया सोलियम जो है इसमें पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है इसका। ये केवल क्या करता है, अपने जो इंटेगुमेंट यानी कि जो त्वचा का आवरण है उसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है, जैसे ये त्वचा है इसकी, और इसमें छोटे छोटे ब्रूस बॉर्डर ऐसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है,
जिनके द्वारा ये परपोषी से पोषण ग्रहण करते हैं। एक और बात है कि इनमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र में एक विशिष्ट प्रकार की सेल पाई जाती है, स्पेसिफाइड सेल पाई जाती है। उस सेल का नाम होता है फ्लेम सेल, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। इन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। अब हम आगे के और इसकी बात करते हैं तो ये जो टैपवर्म है, ये करीबन 1 से 2 mm तक इसका क्या होता है भाई, सिर होता है। 1 से 2 mm इसका सिर भाग होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वो टोटल जो शरीर की लंबाई होती है वो 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है। और शरीर में 3 सेगमेंट होते हैं। इसमें शरीर में क्या होते हैं भाई, 3 खंड होते हैं। एक तो पहला खंड है इसमें बॉडी भाग, दूसरा इसका नेक यानी कि गर्दन भाग, और तीसरा होता है इसमें स्ट्रोबिला। जो शरीर 3 खंडों में विभाजित है, उसमें से जो हेड होता है वो हेड क्या कहलाता है, स्कोलेक्स कहलाता है। जबकि जो गर्दन वाला भाग होता है वह वर्डिंग जोन या ग्रोथ जोन कहलाता है, यानी कि इसको कहा जाता है वृद्धि क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये होता है। और जो स्ट्रोबिला है, वो जो स्ट्रोबिला ये इसका लास्ट वाला होता है, पीछे वाला भाग होता है, पूरी बॉडी होती है जिसमें 3 खंड पाए जाते हैं। एक वाला है इसमें परिपक्व देह खंड, यानी कि इसके जो प्रोग्लेटिड, ये जो देह खंड होते हैं इनको प्रोग्लेटिड के नाम से भी जाना जाता है। ये अपरिपक्व, परिपक्व और पके देह खंड होते हैं। अपरिपक्व इमेच्योर, परिपक्व मैच्योर, और पके ग्रेविड इनको बोला जाता है। तो इसके शरीर में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई, देह खंड या शरीर जो है बॉडी, वो 3 भागों में डिवाइड रहती है। अब इसकी हम आगे की ओर बात करते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर में जो मैं आपको बात कर रहा था अगली स्लाइड में, ये इसका स्कोलक्स यानी कि हेड वाला भाग है। ये इसका नेक, ये इतना सा नेक होता है जिसको अपन ने क्या बोला था, इसको हमने ग्रोथ जोन बोला था। ये इमैच्योर प्रोग्लेटिड यानी कि अपरिपक्व देह खंड, और इसमें ये जो पूरा जो क्षेत्र होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्ट्रोबिला कहलाता है। इसमें ये जो ऊपर की ओर है ये मैच्योर देह खंड होते हैं, और ये ग्रेविड यानी कि पके हुए देह खंड होते हैं। पके हुए से मतलब आश्चर्य है इसमें कि यह जो टीनिया सोलियम है ये उभयलिंगी होता है, यानी कि इसमें नर एवं मादा दोनों एक ही, या अपन कह सकते हैं दोनों ही एक ही जो जंतु होता है वो दोनों तरह के कार्य करता है। यानी शुक्राणु के निर्माण का कार्य भी करता है, अंडाणु के निर्माण का कार्य भी करता है। यानी कि जब अंडे इसमें बन जाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं, ग्रेविड प्रोग्लेटिड में आ जाते हैं, यानी कि पके हुए देह खंड में वो आ जाते हैं। तो ये देखो फीते के समान है, रेवन समान इसका शरीर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेवन कर्मी या टैपवर्म या फीता कर्मी कहा जाता है ना। और ये स्कोलेक्स इसका हेड भाग, ये गर्दन भाग, और ये पूरा जो भाग होता है ये कौन होता है, इसमें स्ट्रोबिला होता है। तो ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है। और अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल है। अगर हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन में क्या है कि जो टीनिया सोलियम है वो उभयलिंगी होता है, और इसके जीवन में पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है मैथुन यानी कि कॉपुलेशन, और उसके बाद में इसमें होता है फर्टिलाइजेशन। तो टीनिया सोलियम जो होता है वो मैथुन क्रिया में एक देह खंड का सिरस, यानी कि अगर हम बात करें इसमें तो ये जो प्रोग्लेटिड खंड होते हैं, जैसे ये एक सेगमेंट, ये जैसे इसका ये देह खंड है प्रोग्लेटिड,
एक देह खंड का सीरस, सीरस क्या है, एक सिसन लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, उसी देह खंड या किसी अन्य देह खंड, या तो इसी देह खंड में या दूसरा है देह खंड, उसमें प्रवेश कर जाता है, और जो दूसरा है वो इसकी वेजाइना योनि कहलाती है, और उसमें अपने जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या कर देता है, विसर्जित कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। अब ये शुक्राणु जो अंडाणु होते हैं, ये अंड वाहिनी में, यानी कि इसकी अगली जो स्ट्रक्चर होती है निषेचन, उसमें क्या नाम से, जनन तंत्र में, वो होती है इसके अंदर ओविडक्ट। उस ओविडक्ट में अंडाणु और शुक्राणु परस्पर मिल जाते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और इस प्रकार से इनमें कौन सा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। अब आगे की ओर हम जैसे बात करते हैं, अब ये जो जाइगोट बनते हैं इनके, ये ऊ टाइप में, ये ऊ टाइप क्या है, इसको oocyte या एक तरीके से क्या बोला जाता है, इसमें अंडप बोला जाता है। इसमें मतलब जो जाइगोट होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तथा जाइगोट के चारों ओर, ये जो हमारा जाइगोट बना है, इस जाइगोट के चारों ओर क्या होती है, पीतक कोशिकाएं, इसके चारों ओर ऐसे पीतक कोशिकाएं का जुड़कर एक पतला सेल बना लेती है, या इसको हम कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस प्रकार कैप्सूल का निर्माण होता है, यानी कि जो जाइगोट है, उस जाइगोट के ऊपर अगर पीतक कोशिकाएं जुड़ जाती है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, तो एक कैप्सूल का निर्माण करती है, और वो जो कैप्सूल का निर्माण हो जाता है उसको ही हम ओंकोफोर के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओंकोफोर, ओंकोफोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो ओंकोफोर का फॉर्मेशन को हम बात करते हैं, इसमें ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में विदलन होता है, और विदलन का टाइप भी कौन सा है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, यानी कि असमान पूर्णभंजी विदलन इसमें पाया जाता है, जिससे जाइगोट में दो प्रकार की सेल्स बनती है। एक सेल्स का नाम है मेगामेयर सेल्स, और दूसरी सेल्स का नाम है एम्ब्रियोनिक सेल्स। मेगामेयर सेल्स में जैसे ही डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो मैनी इक्वल मेगामेयर, यानी कि बहुत सारे समान मेगामेयर बनते हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक सेल्स में जैसे ही डिवीजन होता है तो मेसोमेयर और माइक्रोमेयर दो प्रकार के क्या बनते हैं, इसमें सेल्स बनते हैं। एक का नाम तो मेसोमेयर होता है और दूसरी का नाम क्या होता है, माइक्रोमेयर। दो प्रकार की सेल्स बनती है। अब इन सेल्स पर कई आवरण वगैरह ये चढ़ जाते हैं, और चढ़ जाने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, इसमें मोरूला कहलाती है। ये स्ट्रक्चर इसमें मोरूला कहलाएगी। तो मोरूला का क्या हो जाता है, इसमें निर्माण हो जाता है। अब आगे की स्लाइड में जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो उसमें अगली मोरूला के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है हेक्साकैंथ लार्वा। ये जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है, ये मोरूला के पिछले सिरे पर, जो मोरूला स्ट्रक्चर थी उसके पिछले सिरे पर तीन जोड़ी काइटिन हुकों का, काइटिन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी स्ट्रक्चर होती है, कठोर होती है, पत्थर की तरह होती है। ऐसे इसमें क्या हुक का विकास होता है, और ये हुक ही ओंकोब्लास्ट नामक विभेदी कोशिकाओं से, जो कि ओंकोब्लास्ट का पिछले फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं कोशिकाओं से इन हुकों का निर्माण होता है। ये तीन जोड़ी होते हैं। तो ये ब्लेडर बोल यानी कि फ्री हेक्साकैंथ है इसको, और ये इसमें क्या होते हैं, हुक होते हैं। ये हुक ही जो परपोषी है अगला, उसमें जाकर उनकी जो संरचनाएं हाथ वगैरह उनमें चिपकने का कार्य करते हैं। ये एक तरीके से नाखून की तरह होते हैं। तो ये हेक्साकैंथ लार्वा का इनमें क्या हो जाता है भाई,
निर्माण हो जाता है। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट यानी कि पिग, जो इसका द्वितीयक परपोषी है उसमें इसका क्या होगा, संक्रमण कैसे होगा। तो सेकेंडरी होस्ट यानी कि सुअर में अब ये कैसे पहुंचेंगे। इससे पहले हम किसमें पढ़ रहे थे, इसको हम पढ़ रहे थे प्राइमरी होस्ट यानी कि ह्यूमन के अंदर ये क्रिया हो रही थी। अब देखिए इसमें आगे कि स्ट्रोबिला के पश्च सिरे से अगर हम पीछे की साइड जाते हैं तो पीछे की साइड में देखिए जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये अब ये स्ट्रोबिला की ये पश्च खंड है, इन खंडों में क्या है वो आ जाते हैं कौन, पके हुए, या इसमें कह सकते हैं इनके अंडे वगैरह होते हैं। अब ये खंड होते हैं, टूटते हैं, ये अलग होते रहते हैं किसके साथ, जो ह्यूमन है उस ह्यूमन की विष्ठा के साथ ये बाहर वातावरण में निकलते रहते हैं। तो इधर अपन जो पढ़ रहे थे वो इस स्लाइड में ये पढ़ रहे थे कि इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट यानी कि स्ट्रोबिला के पश्च सिरे में यानी कि पके हुए खंड होते हैं, जिसको अंडपूर्ण देह खंड के नाम से भी जाना जाता है। पके हुए देह खंड यानी कि अंडपूर्ण देह खंड है, उनसे जाना जाता है, जो परपोषी की विष्ठा के साथ यानी कि मानव के मल के साथ बाहर आ जाते हैं। और सेकेंडरी होस्ट यानी कि जो सुअर है, ये सुअर सेकेंडरी होस्ट है, विष्ठा को खाकर संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि जो सुअर है उस यानी कि जब जो संक्रमित मनुष्य है बाहर शौच के लिए जाता है खुले में, तो उसकी जो विष्ठा में स्ट्रोबिला के जो पके हुए देह खंड होते हैं वो आते हैं और उन मल के साथ ही उन इस पके हुए देह खंड को भी सुअर खा जाता है और सुअर खाने से सुअर संक्रमित हो जाता है। अब संक्रमित हो गया तो माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट, तो वो जो पके हुए देह खंड है वो सुअर में कहां कहां जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो अगला इसमें हेडिंग क्या है, पॉइंट क्या है, माइग्रेशन विद इन सेकेंडरी होस्ट, यानी कि सुअर में किस प्रकार से प्रवास करता है कौन, ओंकोस्फेयर, या आप उसको हेक्साकेंथ कह सकते हैं। ओंकोस्फेयर सबसे पहले सुअर ने खाया तो इंटेस्टाइन उसकी आंत्र में चले जाता है, वहां से ये ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों में चले जाता है, और रुधिर वाहिनियों में जैसे ही जाता है तो वहां से दो रास्ते होते हैं इसके, एक तो होता है लिम्फ वेसल और एक होता है इसमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हार नाल का जो रुधिर है उसको यकृत में डालने का कार्य करता हो, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम उसको कहते हैं। तो ये हारनाल के रुधिर के साथ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से लिवर में पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच गया, यकृत से ये हार्ट हृदय में पहुंच जाता है, और हृदय में अपन जानते हैं ब्लड होता है और उस ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य हृदय के द्वारा किया जाता है। तो वहां से ये वेसल सिस्टम यानी कि रुधिर वाहिनियों का जो तंत्र होता है उसके माध्यम से सुअर के वे स्थान जैसे कंधे हैं, उनकी जो जांग है, जो गर्दन है, रेखित पेशियां है, मसल्स है, जहां पर मांस ज्यादा होता है उस जगह पर यह चला जाता है कौन, ओंकोस्फेयर, जो कि एक संक्रमित होता है इसके लिए, ह्यूमन के लिए। अब आगे की ओर जैसे ही हम चर्चा करते हैं तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि जो सिस्टिस सर्कस या ब्लेडर वर्म फॉर्मेशन, यानी कि अब जो हेक्साकेंथ है ओंकोस्फेयर है, अब वो अपनी अगली अवस्था में कन्वर्ट होता है। तो अगली अवस्था का नाम में क्या क्या नाम है, सिस्टिस सर्कस या आप कह सकते हैं ब्लेडर वर्म। इसमें हुक विहीन हेक्साकेंथ, अब हेक्साकेंथ के जो हुक थे वो अब हट जाएंगे, तो उस संरचना को हम हुक विहीन हेक्साकेंथ बोलते हैं। परपोषी के ऊतकों से पोषक द्रव्य का अवशोषण करते हैं, जो कि होस्ट है यानी जो सुअर है उसके जो क्या नाम है, जो पोषक द्रव्य है उसका अवशोषण करके एक केंद्रीय गुहा बना देते हैं, एक केविटी बना लेते हैं, और उसके बाद परिवर्धन द्वारा
हुक, सकर और रोस्टेलम का, यानी कि एक लंबी स्ट्रक्चर है रोस्टेलम जो कि सिर का भाग होता है टीनिया सोलियम का, उसका निर्माण कर देता है। और भ्रूण की इस अवस्था को ब्लेडर वर्म कहा जाता है। ब्लेडर वर्म में अगर एक वधा आशय यानी कि अगर गड्ढा हो जाता है तो उसको स्कोलक्स कहा जाता है, जिसे आपको अगली जो स्लाइड है उसमें दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हेक्साकैंथ था, ये अभी इसके हुक हट गए, तो अब ये जो ब्लेडर बोल और इसको ब्लेडर वर्म बोला जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन अंतर्वलन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, ये रोस्टेलर हुक्स, ये हुक बन जाता है टीनिया सोलियम का, जैसे सिर होता है ना वैसा बन जाता है। और ये जो अंदर की बाजू अगर ये है अंदर धंसा हुआ है इसमें, तो इसको प्रोस्कोलेक्स कह लेंगे। और ये अगर बाहर आ जाएगा अगली स्टेज में तो उसको स्कोलेक्स बोलते हैं, जिसे पिछली स्लाइड में देखिए भ्रूण की संस्था को ब्लेडर वर्म कहा जाता है, एक बड़े आशय और स्कोलेक्स होता है, इसे ही हम सिस्टिस सर्कस भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो 10 सप्ताह में पूर्ण होता है और यह मानव के लिए संक्रमणकारी अवस्था होती है। यानी कि अब ये सुअर के मांस में तो पाई जाती है, लेकिन कैसी होती है, इन्फेक्शन अवस्था होती है। अब क्या होता है, अगली स्लाइड में हम जैसे ही देखते हैं तो अगली स्लाइड में इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट, यानी कि जो ह्यूमन है वो कैसे संक्रमित होता है। तो देखो भाई, जिन कंट्रियों के अंदर सुअर का मांस खाया जाता है उन कंट्रियों के अंतर्गत यह बीमारी या ये जो टैप वर्म है या टीनिया सोलियम है वो पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर हम उस हिसाब से देखें तो सुअर के अध पके हुए सुअर मांस को खाने से, जो सुअर का जो मांस होता है वो पूरी तरह से पका नहीं हो, अध पका हो, उसको खाने से मानव परपोषी इसका संक्रमित हो जाता है या संक्रमण होता है मानव परपोषी में, और सिस्टिस सर्कस मनुष्य की छोटी आंत्र में पहुंचकर सक्रिय हो जाता है। जो इसकी लार्वा अवस्था है सिस्टिस सर्कस, वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाता है और ग्रीवा वाले भाग से, ये जो गर्दन वाला भाग है, ये वाले भाग है, इस भाग से प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, देह खंड है, उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और ब्लेडर वर्म है, ये जो इसकी बोल है, ये ब्लेडर बोल, ये क्या हो जाती है, पच जाती है और 12 सप्ताह में टीनिया वयस्क रूप प्राप्त कर लेता है, यानी कि अब ये एडल्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, ये ह्यूमन संक्रमित होता है। अगर देखा जाए अगर इसमें, तो मुस्लिम और जो यहूदी लोग होते हैं वो सुअर के मांस को खाना कम पसंद करते हैं। तो जो कंट्रियां इस मांस को खाती है उनमें ये पाया जाता है। अब देखो लाइफ साइकिल को हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। एडल्ट टीनिया सोलियम है, ये एडल्ट जो टीनिया सोलियम, स्पर्म और ओवम, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज हुआ, मारूला बना और हेक्साकैंथ लार्वा। अब ये हेक्साकैंथ लार्वा आउट विद इन फेकल मैटर, यानी कि मल के साथ बाहर मिट्टी में आ जाता है। सुअर उस मल को खाता है, उसके ब्लड वेसल लिवर में, हार्ट में जाके ब्लेडर वर्म लार्वा बनता है, फिर सिस्टिस सर्कस, फिर इसको मिजली पोर्क मीट, यानी कि इसको अध पका सुअर मांस कहते हैं, इसको ह्यूमन खाता है, फिर ह्यूमन में ये डेवलपमेंट होकर एडल्ट हो जाता है, यानी कि टीनिया सोलियम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये टीनिया सोलियम का जो जीवन चक्र है वो पूर्ण होता है और ये एक बहुत ही कम समय में इसको पूरा किया गया है। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।